हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डीप इंग्लिश लर्निंग्स में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पहचान या परिचय सूचक वाक्यों से संबंधित अनुवाद के बारे में। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पहचान या परिचय सूचक वाक्य होते क्या हैं। दोस्तों, पहचान सूचक वाक्य वे होते हैं जिससे किसी वस्तु के नाम की पहचान करते हैं या तो किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का इंट्रोडक्शन हम कराते हैं, उसको बोलते हैं पहचान सूचक वाक्य। परिचय सूचक वाक्य जैसे हम किसी का परिचय कराते हैं, जैसे कोई आपके मित्र हो गए, आपके कोई कलीग्स हो गए, आपके कोई रिलेटिव हो गए, जब आप किसी का उनसे परिचय कराते हैं उसको परिचय सूचक वाक्य होते हैं। और पहचान सूचक वाक्य मतलब ये होता है यदि आप किसी चीज या व्यक्ति की पहचान कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं पहचान सूचक वाक्य। अगर एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो सबसे पहले आता है कि जैसे किताब, आपको कोई चीज दिखी, जैसे ये किताब दिख रही है, तो आपको पूछना है कि ये क्या है। आप पूछेंगे किसी से या किसी को बताना हो कि ये क्या है, तो आप बोलेंगे यह किताब है, यानी यहां पर आपने किताब की पहचान की है। अब जैसे मान लीजिए बिल्लियां हो कई सारी वहां पर और आपको बताना हो कि किसी ने पूछा ये क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये बिल्लियां हैं। इसी तरह मान लीजिए कोई कलम है, आप बोलते हो वो क्या है, कोई कलम दूर पे रखा हुआ, उसको आप बोलेंगे क्या कि वो कलम है। इसी तरह बकरियां कि वो बकरियां हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका फॉर्मेट कैसे होता है। फॉर्मेट इस तरह होता है कि कोई भी जो पहचान सूचक वाक्य होता है वो तीन चीजों में बांटा होता है। पहला होता है जिसे बोलते हैं कर्ता, जिसको बोलते हैं ये हो गया, वह हो गया, ये वे हो गए। दूसरा होता है संज्ञा, संज्ञा यानी कि किताब। तीसरा हो गया जैसे क्रिया, क्रिया यानी खाना पीना, कोई भी चीजें जो एक संज्ञा करता है उसको हम क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पर बात हुई है संज्ञा और क्रिया की। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे ग्रामरली हम थोड़ा कम यूज करेंगे, ग्रामर को थोड़ा कम यूज करेंगे, लेकिन संज्ञा को जानना बहुत ही जरूरी है। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा को हम पहले बात तो इंग्लिश में नाउन कहते हैं। ये वो वाली नाउन नहीं है जो आपके शादी ब्याह या किसी अच्छे शुभ अवसर पर जो आती है घर में, आपकी मदर की या उनके घर वालों की सहायता कराती है, वो नाउन नहीं है। नाउन यानी संज्ञा एक ऐसी चीज होती है, वो सारी चीजें, वस्तुएं, व्यक्ति जिसका नामकरण हो उसको हम नाउन बोलते हैं। वो सारी चीजें जिसको हम बुला सकें, जिसको नाम दे सकें, उसको नाउन बोलते हैं। जैसे कलम हो गई, बकरियां हो गई, इंडिया हो गया, कोई भी आप घर पे जाते हैं, घर हो गया, आप घर के अंदर गए तो सोफा हो गया, आपने किताब देखा तो किताब हो गई, बिल्ली, कुत्ते, कोई भी नाम, कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति जिसको हम नाम दे सकें, जैसे रिवर्स। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं? ये चीजें आती हैं किसमें? संज्ञा में आती हैं। अगर हम क्रिया की बात करें, क्रिया क्या होती है? दोस्तों, क्रिया वो होती है जो नाउन परफॉर्म करता है, जो भी कार्य नाउन करता है उसको हम क्रिया बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बल्ब क्या करता है? बल्ब मान लीजिए संज्ञा है। क्यों संज्ञा है? क्योंकि इसका नाम बल्ब है। और बल्ब क्या करता है? प्रकाश देता है, यानी कि रोशनी देता है घर में। तो प्रकाश देना क्या हो गई? बल्ब की क्रिया हो गई। जैसे मान लीजिए कलम है, कलम क्या नाउन हो गया। नाउन कार्य क्या करता है, क्रिया क्या करता है? तो कलम के द्वारा हम लिखते हैं, जैसे अभी मैं लिख रहा हूं, तो लिखना जो हो गई वो क्या हो गया? क्रिया। लिखना है, वो जाता है भी क्या हो गई? इसी तरह क्रिया होती है। तो अगर हम फॉर्मेट देखें कि जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, किन किन चीजों से बना होता है, तो वो बना होता है यहाँ पर, पहला यहाँ पर होता है कर्ता यानी कि वह। जैसे वह कलम है, कलम जो हो गया संज्ञा, क्योंकि इसका नामकरण हुआ है। और क्या है क्या हो गई? क्रिया। तो तीन चीजें होती हैं। अब इसका हम अनुवाद देखते हैं कैसे होता है। अगर जैसे पहले वाला एग्जाम्पल देखें हम यहाँ पर, तो जैसे बोला उसने कि वह किताब है, यानी कि यह किताब है, तो यह को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? दिस। किताब को इंग्लिश में हम बोलते हैं बुक। और है को हमेशा बोलेंगे इज या आर। अब इज और आर दोनों होता है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? ये देखिए यहाँ पर नोट मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है कि इज वहां पर है का उपयोग होता है जहां पर सिर्फ एक है, जैसे कोई एक किताब है, कोई एक बिल्ली है, तो वहां पर इज का उपयोग करते हैं। और वहीं पर दिस और डैट का भी उपयोग होता है। दिस और डैट, जैसे दिस मने होता है यह और डैट मने होता है वह। और इसका उपयोग यह वह वहां के लिए करते हैं जहां पे सिर्फ कोई एक व्यक्ति या वस्तु हो, ये आप ध्यान रखेंगे।
और दीज और दोज, इसको दोस और दीस नहीं पढ़ेंगे, या दीजे या दोजे नहीं पढ़ेंगे, इसको दीज या दोज पढ़ेंगे। और इसका उपयोग वहां पर करते हैं जहां एक से ज्यादा वस्तुएं या व्यक्ति हैं, एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तुएं हैं, वहां पर दीज और दोस का उपयोग करेंगे। और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। जैसे मान लीजिए पहला वाला एग्जाम्पल है पहला वाला एग्जाम्पल क्या है कि यह किताब है, यह किताब है, तो किताब क्या एक होगी, तो यह कहां पर हो गया, दिस मने यह, और यहां पर क्या हो गया, किताब, किताब को बोल दिया हमने अ बुक, और यहां पर बोल दिया इज। तो इसका फॉर्मेट ऐसे बनता है कि दिस इज अ बुक। एक ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखिए हिंदी में क्या होता है, हिंदी वाले सेंटेंस में क्या होता है कि पहले कर्ता होता है, कर्ता को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। पहले कर्ता को हम के से बनाते हैं, कर्ता होता है, फिर संज्ञा होती है, संज्ञा यानी संज्ञा को एस से बनाते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, क्रिया होती है, क्रिया को फिर किससे मानने, के आर से बनाते हैं। लेकिन अंग्रेजी में अगर हम देखेंगे तो अंग्रेजी में क्या होता है कि पहले कर्ता तो हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद क्रिया आती है, के आर आता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद नाउन हो जाता है जिसे हम संज्ञा बोलते हैं। तो ये ध्यान देने वाली यहाँ पर बात है। और इसी तरह आप देखेंगे, इसी तरह जैसे मान लीजिए बोला यह एक किताब है, तो उसने बोला यह एक किताब है, तो दिस इज, क्योंकि एक है तो यहाँ पर दिस का उपयोग करेंगे, दिस इज अ बुक। आप इस तरह बोल सकते हैं, दिस इज अ बुक। अब उसने बोला कि वह एक कलम है, वह यानी कि डैट, और डैट के बाद सीधे इज आएगा, इज अ पेन, क्योंकि पेन एक होती है, तो यहाँ पर दिस इज अ पेन। इसने बोला यह बिल्लियां हैं, यहाँ पे या की जगह हम इसको ये कर देंगे, ये ज्यादा उचित रहेगा, तो ये बिल्लियां हैं। तो ये को हमने देखा है यहाँ पे, ये मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है दीज, बिल्लियां हैं, ये यानी कि पास में कोई चीज होती है, तो दीज यानी ये मतलब दीज, दीज, बिल्लियां यानी कि आर, दीज के साथ आर लगता है, मैंने आपको बताया है, और दीज आर कैट्स। अब देखो यहाँ पे कैट होता है, कैट माने बिल्ली होती है, तो उसके बाद अगर एस लगा देंगे कैट के बाद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बिल्लियां हो जाएंगी। तो ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि यदि कोई सिंगल चीज हो इंग्लिश में, उसके पीछे यस या कहीं कहीं पर ई एस लगाते हैं, तो वो बहुवचन में हो जाती है, यानी कि वो मल्टीपल हो जाती है, वो एक से ज्यादा हो जाती है। इसी तरह वो बकरियां हैं, वे बकरियां हैं, जैसे यहाँ वाह की जगह वे अगर बोल दिया जाए कि वे बकरियां हैं, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वे को बोलते हैं दोज। अब बकरियां एक से ज्यादा है, तो वहां पर क्या लगाएंगे, आर। अगर एक होती तो इज लगाते, और यहाँ पे दिस दोज दैट लगाते। तो दीज आर, बकरियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक बकरी को बोलते हैं गोट, एक से ज्यादा हो गई तो गोट्स, दीज आर गोट्स। तो आप, मैं होप करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आती तो एक बार फिर मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। ये लाइव एग्जांपल है, यहाँ पर ये डैडी हैं, डैडी पूछ रहे हैं सन व्हाट इज दिस। किसी चीज को पूछने के लिए यदि कोई चीज पूछता है किसी पास की चीज को, तो वो हमेशा पूछेगा व्हाट इज दिस, ये क्या है, यानी कि यह क्या है। डैडी पूछते हैं बेटे से कि बेटा ये क्या है, तो लड़का इशारा करते हुए देता है डैडी ये एक स्टोन है, एक पत्थर है। तो पत्थर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोन, तो बोलता है दिस इज अ स्टोन। अगर यही डैडी इस चीज को दिखाते हुए बोलते बेटा ये क्या चीज है, तो लड़का बोलता अरे डैडी वो तो दूर है। दूर की चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, डैड यूज करते हैं, और पास की चीजों के लिए क्या यूज करते हैं, दिस यूज करते हैं। अगर कोई एक चीज है तो लड़का बोलता है इस चीज को देखते हुए डैडी डैड इज अ स्टोन, क्योंकि वो दूर है इसलिए वो क्या हो गया, स्टोन हो जाएगा, सॉरी। इसी तरह ये वाला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है, उससे डैडी उसके पूछ रहे हैं कि बेटा व्हाट आर दोस, यानी कि वो सब क्या है, वे क्या हैं, ये पूछ रहा है, क्योंकि चीजें दूर है। देखिए ये बकरियां जो है वो दूर हैं, तो उन्होंने क्या बोलेंगे, वे एक से ज्यादा हैं, तो आर दोस। तो लड़का क्या बोलता है, लड़का बताओ इतना छोटा है वो भी, लेकिन फिर भी बता दे रहा है कि डैडी दोज आर गोट्स। दोज यानी कि वे, दूर के लिए वे है, आर यानी है, क्योंकि एक से ज्यादा है तो है कि ट्रांसलेशन जो होगा वो आर होगा। और गोट्स, गोट्स मतलब हो जाता है कि बकरियां, एक बकरी होगी तो गोट, और यहाँ पे कई सारी हैं तो गोट्स। तो ये चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। आइए देखते हैं कुछ नोट्स आपके लिए। देखिए अगर कोई एक चीज है, यानी कि कोई पास की चीज है, तो दोस्तों पास की चीज या व्यक्तियों के लिए हम हमेशा दिस, अगर एक है तो दिस,
और अगर एक से ज्यादा है तो दिस का उपयोग करेंगे। दिस यानी कि ये, दिस यानी कि यह हो जाएगा, और दोज यानी कि हो जाएगा ये। पास की चीजों के लिए हम दिस, अगर एक है, अगर एक से ज्यादा है तो दिस का उपयोग करेंगे। इसी तरह कोई दूर चीज है, दूर है, अगर मान लीजिए कोई एक चीज है तो इसके लिए डैट, डैट यानी कि जैसे वाह, वाह मतलब कि हमसे थोड़ा दूरी पे है वो चीजें, तो डैट। और एक के बाद अगर मान लीजिए कोई एक से ज्यादा है यानी एक से अधिक, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर एक से अधिक के लिए हम यहाँ पर दोस का उपयोग करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल हो गया। यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे कि दिस और दीस का उपयोग नजदीक की वस्तुओं को संबोधित करने के लिए करेंगे। डैट और दोस का उपयोग दूर की वस्तु के लिए संबोधित के लिए, दूर की वस्तुओं को संबोधित करने के लिए करेंगे। और हमने देखा है जब एक के लिए हम इसका उपयोग करते हैं क्रिया का, और जब एक से ज्यादा होती है उसके लिए आर का उपयोग करते हैं। दूसरा ये है दोस्तों, दिस और डैट के साथ इस का प्रयोग होता है। क्यों? इस एक चीज के लिए होता है, दिस और डैट भी एक चीज के लिए होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा, दीज और दोस के लिए हम आर का उपयोग करते हैं। दीज और दोस्त एक से ज्यादा चीजों के लिए होता है, और क्रिया एक से ज्यादा के लिए हो तो वहां पर हम आर का उपयोग करते हैं। और तीसरा जो नोट है वो थोड़ा सा एक बहुत ही छोटा सा आपको ग्रामर है, बोला ना हम लोग मिनिमम ग्रामर का उपयोग करेंगे, कम से कम व्याकरण का उपयोग करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है ये कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नाउन होता है, नाउन देखो संज्ञा, संज्ञा क्या होती है, कई तरह की होती है, जिसमें से एक होती है ऐसी संज्ञा जिसे गिना जा सके, जिसे हम काउंट कर लें, जिसे हम गणना कर लें, जिसकी जो गिना जा सके, और एक जो गिना ना जा सके, जिसे हम नहीं गिन सकते। जो वो संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं वहां पर ए या एन का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए ऑरेंज है, तो ऑरेंज हम गिन सकते हैं कि एक ऑरेंज है कि एक से ज्यादा ऑरेंज है, तो वहां पर जैसे बोले कि ये संतरे हैं, ये संतरे हैं, तो हो गया दीज आर ऑरेंज। बोले यह संतरा है तो दीज आर एन, दिस इज एन ऑरेंज, वहां पर ये बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एप्पल्स हो गया, मान लीजिए कार्स हो गई, तो इसके पहले ए या एन हम लगाना आवश्यक होता है। किसमें? इंग्लिश में। हिंदी में कोई इस चीज की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि आप हिंदी का उपयोग करते हैं तो आप ये बोल दिए कि यह किताब है, चाहे यह एक किताब है, दोनों का अर्थ एक ही होगा। लेकिन अंग्रेजी में दिस इस बुक के आगे ए लगाना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कुछ एक्सरसाइजेस हैं। आपको ये गलत दिया हुआ है, इसको आपको सही करना है। जैसे है इसमें यह घड़ी है, ठीक है, तो यह मतलब हो गया दिस, और घड़ी मतलब हो गया वॉच, और इज। क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर हिंदी में क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर नाउन होता है यानी कि संज्ञा होती है, फिर क्रिया होती है। लेकिन अंग्रेजी में क्रिया जो होती है वो नाउन से पहले आ जाती है। यानी यहां पर क्या होगा, दिस इज अ वॉच, ये सही होगा, WTC वॉच। ठीक है, इसी तरह ये दफ्तर है, जैसे किसी ने बोला कि ये दफ्तर है, इसका इंग्लिश में अनुवाद क्या होगा, डैट एंड ऑफिस इज। तो ये तो गलत हो गया। क्यों? दिस मतलब या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दिस बोलेंगे, तो ये डैट है। और उसके बाद क्या है, यहां पर जो क्रिया आ रही है हिंदी में वो तो ठीक है, दफ्तर के बाद आ रही है, लेकिन यहां पर क्या होता है कि संज्ञा से पहले क्रिया आती है, यानी कि पहले कर्ता आता है, फिर उसके बाद क्रिया आती है, फिर उसके बाद क्या होती है, संज्ञा होता है। ये ऐसे, ठीक है, तो यहां पे गलत हो गया है। तो इसकी जगह क्या होना चाहिए, एक मिनट इसको डस्ट कर दें। यहां पर क्या होगा, यहां पर ये होगा कि दिस इज एन ऑफिस, या एक ऑफिस है, ये चीज सही होगा। जैसे है कि ये मसाले हैं, सबसे पहली बात ये यानी पास की चीजों के लिए, पास की चीजों के लिए हमने पहले ही बता रखा है। ये देखिए, दीज और दीज का उपयोग नजदीक की वस्तुओं को संबोधित करने के लिए करेंगे। तो यहाँ पर ये मतलब क्या हो जाएगा, दीज हो जाएगा। जब दीज हो गया तो दोज आर ये गलत हो जाएगा, बाकी सारी चीजें सही है, दोज आर स्पाइसेस। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आइए बढ़ते हैं, एक अगला फॉर्मेट है हमारा पहचान सूचक परिचय सूचक वाक्यों में आगे आते हैं। ये कुछ होमवर्क्स दे रहा हूं मैं आपको, आप इसको करिए, और इसका जो आंसर सीट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संलग्न कर दूंगा।
मैंने आपसे पहले भी बोला था इससे पहले वाले वीडियो में कि पहला जो पिलर है हमारा, पहला जो स्तंभ है वो है हमारा शब्दार्थ का। तो यहाँ पर मैंने कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं दोस्तों, आप इसको याद करिए और याद कर लीजिए, इसको ध्यान दीजिए और इसी का उपयोग करते हुए इन चीज़ों का ट्रांसलेशन करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इनका ट्रांसलेशन जो आंसर शीट है वो डाउनलोड करिए और उससे मैच कराइए। फिर उसके बाद आप बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा ये एक्सरसाइज। अब यहाँ पे एक नया तरह का हम वाक्य देखेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इतनी छोटी बातें तो कुछ लोगों को बहुत बोरिंग लग रही होंगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है जो बेसिक नहीं जानते हैं उनके लिए। इस तरह का आप देखिए कुछ वाक्यों को हम देखते हैं जिसमें है कि यह मेरी बहन है। अब देखिए यहाँ पे हमने बोला कि अभी तक हम दिखाते थे कि पहचान करते थे कि ये दवात है, ये गाय है, ये बकरियां हैं, ये कलम है, लेकिन अब यहाँ पर हम पहचान करा रहे हैं। जैसे कोई दूसरा व्यक्ति है, उससे हम पहचान करा रहे हैं कि ये मेरी बहन है। इस वाक्य में देखिए कि ये मेरा मित्र है। अपने मित्र को किसी तीसरे पर्सन से उसकी पहचान करानी हो तो हम हिंदी में क्या बोलेंगे कि ये मेरा मित्र है। अब जैसे अपने पिता, जैसे हमारे फ्रेंड्स आए हमारे घर में तो उनसे मिलाने के लिए क्या बोलेंगे, ये मेरे पिताजी हैं। और यहाँ पर ऐसे ही कोई शर्मा जी हैं और हमारे पिताजी हैं। अब पिताजी को हम कहीं ले गए, वहाँ पे शर्मा जी मिल गए, अब पिताजी को बताना है कि ये शर्मा जी हैं। तो इस तरह के यहाँ पर वाक्यों को हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर परिचय का बोध हो रहा है, पहचान करवा रहे हैं किसी से या तो उसका परिचय करवा रहे हैं। अब देखते हैं कि इसकी बनावट कैसी है और इसका अनुवाद कैसे करते हैं। बहुत ही जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप कहीं गए, किसी शादी में गए, आपको किसी से इंट्रोडक्शन कराना हुआ तो आपने हिंदी में बोल दिया कि ये मेरी बहन है, लेकिन आपको इंग्लिश में बोलना हो तो उसके लिए कैसे बोलेंगे वो हम आपको जा रहे हैं बताने। तो पहले इसकी बनावट देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि यह आता है, वह तो बहुत रेयर आता है। यहाँ पर हम पास, जो हमारे पास खड़ा है उससे मिलवा रहे हैं, तो यहाँ पर यह आता है, यह। फिर उसके बाद संज्ञा आती है। संज्ञा यहाँ पर क्या है, संज्ञा है जैसे इस वाले केस में मेरी बहन, ठीक है। और क्रिया क्या है, क्रिया है। इसका अनुवाद कैसे करते हैं, सबसे पहला जो उपयोग था यहाँ पे, पहले यहाँ पर क्या आता है, या क्या है, सब्जेक्ट है, यानी कि करता है, या करता है, सब्जेक्ट बोलते हैं। संज्ञा फिर आती है, संज्ञा के बाद उसके बाद क्या आती है, क्रिया आती है। बस अंग्रेजी में उल्टा हो जाता है कि क्रिया जो होती है वो संज्ञा से पहले हो जाती है, यानी कि का से कर्ता हो गया, फिर क्रिया हो गई, फिर उसके बाद क्या होगी, संज्ञा हो गई। बस ये थोड़ा सा अंतर होता है। तो आप इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, जैसे दिस, या के लिए दिस हो गया और उसके बाद क्या आएगी, क्रिया। यहाँ देखिए, यहाँ इस जगह यहाँ पर क्रिया आएगी, तो यहाँ पर हम इज माई सिस्टर। अब यहाँ पर देख लेते हैं, मेरा या मेरी को इंग्लिश में माई बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज माई सिस्टर, पहला वाला। दूसरा, यह मेरा मित्र है, तो यह मेरा मित्र को क्या बोल देंगे, या, यानी दिस इज मेरा मित्र, यानी कि माई फ्रेंड। मेरे पिताजी, दिस इज माई फादर। यहाँ पर क्या है कि यह श्री शर्मा जी हैं, तो यहाँ पर क्या देखेंगे, दिस इज मिस्टर शर्मा। श्री शर्मा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मिस्टर शर्मा। इसकी बनावट एकदम सिंपल है, किसी को इंट्रोडक्शन कराना हो सीधे बोल दो दिस इज, उसके बाद जो भी हो, आपके हस्बैंड हैं, आपके पति हैं, आपके नेबर हैं, नेबर यानी कि पड़ोसी हो गए, तो दिस इज के बाद आप कुछ भी बोल देंगे वो आपका हो जाएगा, ठीक है। कि दिस इज माई फ्रेंड, ये मेरा मित्र है। माई फादर, दिस इज माई फ्रेंड। अब उसके बाद आप नाम भी लगा, तो माई फ्रेंड इज रोहित, माई फ्रेंड अब्दुल, कोई भी चीजें कोई भी हो सकता है इसकी जगह पे। माई फ्रेंड इज नेहा, एनीवन इफ यू कैन कॉल देम। अब यहाँ पर दोस्तों आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं। यहाँ पर 7 सेंटेंसेस है और इसकी जगह जो कठिन वर्ड है जो आपको हो सकता है ना पता हो, तो उसके लिए इसका इंग्लिश में ये अनुवाद, इंग्लिश में मैंने वर्ड और मीनिंग आपको दे दी है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यदि फिर भी आपको कुछ चीजों में डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और इस बार इस वीडियो को एक बार फिर से जरूर देखिए। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज का अपना ये वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।